नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह कई जिलों के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी जिलों में सरकारी योजनाओं और कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रगति और वर्तमान स्थिति के बारे में सीधा फीडबैक लेंगे। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री ने 3 पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को उनके 50वें स्थापना दिवस पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे में सुधार ने राज्यों को तेजी से विकास के लिए अच्छी तरह से कनेक्टिविटी हब में बदल दिया है। बताते चले कि इससे पहले भी पीएम मोदी कई बार देश के अलग अलग राज्यों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक कर चुके हैं। पीएम मोदी ने इससे पहले सरकारी योजनाओं के अलावा कोरोना वायरस की स्थिति और कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर भी जिलाधिकारियों से उनके काम का लेखा जोखा मांगा था। और वहीं उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आज सियासत का सुपर शनिवार है। पहले चरण की वोटिंग से पहले आज बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में है। अपने स्टार प्रचारकों की फौज उतारने वाली है। वहीं अखिलेश भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी को निशाने पर ले सकते हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के दौरे पर रहेंगे। शामली और मेरठ में डोर टू डोर कैंपेन उनकी तरफ से किया जाएगा। कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक और मंथन भी वो करने वाले हैं। इसके साथ ही सीएम योगी भी अलीगढ़ और बुलंदशहर का दौरा करेंगे। समाज के प्रबुद्ध व्यक्ति के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ लोगों के घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। तो वहीं बिजनौर और गजरोला का मोर्चा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संभालेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी रणनीति तैयार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी के प्रवास पर रहेंगे, जहां कई संगठनात्मक बैठकें उनकी तरफ से की जाएंगी और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी उनकी तरफ से किया जाएगा। और इसी के साथ अगली बड़ी खबर मुंबई के तारदेव इलाके से आ रही है, जहां पर 20 मंजिला इमारत में आग लग गई है। आपको बता दें कि कमला बिल्डिंग में आग की खबर सामने आई है। 19 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है और कई लोगों की अभी तक मौत बताई जा रही है। 20 मंजिला ये इमारत, तस्वीरें आपके सामने हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि भयावह ये पूरा मंजर वहां रहा होगा। और मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने घटना की जानकारी मिलते ही वो मौके पर पहुंची। इसी के साथ पूरी आखिर वारदात, ये घटना हुई कैसे है, प्रत्यक्षदर्शी जो मौके पर मौजूद थे उनसे हम जानकारी लेंगे। विनय है मुंबई से हमारे साथ। विनय, आपसे जानना चाहेंगे क्या पता चल पाया है कि आखिर ये कैसे हुआ, ये पूरी जो घटना हुई आग लगने की, इसके पीछे क्या कारण बताए जा रहे हैं? क्या आपने देखा था कि आखिर ये वारदात वहां पर कैसे हुई? जी बिल्कुल बता दें, जिस प्रकार से 7:30 बजे आग लगी थी, जिसमें से 15 मंजिला इमारत की 15 मंजिला इमारत से आग लगते लगते धीरे धीरे 18 मंजिला इमारत से पहुंच गई, जिसके बाद इसमें से 7 लोग की मौत हो चुकी है। इसमें से नायर अस्पताल में 5 लोग को एडमिट कराया गया, जिसमें से कस्तूरबा में 2 लोग को एडमिट कराया गया था और कस्तूरबा भाटिया अस्पताल में 1 लोग को एडमिट कराया, जिसमें से बता दें 7 लोग को मौत हो चुकी है, जिसमें 15 लोग जख्मी बताए जा रहे थे। बता दें करीब सुबह का माहौल था और सुबह उसी सब घर से सुबह उठे थे और जिसकी वजह से उस बिल्डिंग में करीब बुजुर्ग लोग भी मौजूद थे, जिससे भागना अफरा तफरी का माहौल था और जिसमें से भागने में तकलीफ हो रही थी। वहीं 7 लोग उसमें अभी तक मौत की बताई जा रही खबर, जिसमें से 15 लोग को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। सबसे बड़ी खबर सुबह की बताई जा रही है। बिल्कुल, 7 लोगों की आपने बताया विनय की मौत हो चुकी है। किस समय ये घटना हुई, किस समय आग लगी, क्या पता चल पाया आग किस वजह से लगी थी? जी बिल्कुल बता दें, करीब सुबह 7 बजे की घटना बताई गई, 7:30 बजे की घटना बताई गई, जिसमें से वहाँ मुंबई की महानगर पालिका की मेयर मौजूद थी, जिसके बाद वह घटनास्थल की जानकारी ली। वहीं 13 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद थी, जिससे आग बुझाने में बड़ी मुश्किल लगना पड़ा। तो करीब 2.5 घंटे आग बुझाने में लगे। अभी आग से बिल्कुल काबू पा लिया गया है। वही बताया जा रहा है कि फायर ब्रिगेड ने बिल्कुल बता दिया है कि 7 लोगों की मौत हो गई है। जी अभी 12 लोग। विनय, आपने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया, रेस्क्यू हो चुका है सभी लोगों का, जो लोग वहां पर फंसे हुए थे उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जी बता दें सबका रेस्क्यू हो चुका है। वहीं बता दें ये सबसे बड़ी घटना सुबह की बताई जा रही थी। कुछ महीने पहले यहाँ भी और आसपास इलाकों में आग लगी थी, जिसमें करीब जान बचाने के लिए
व्यक्ति बिल्डिंग से कूद गया था और करीब लोगों की जहाँ मौत हो चुकी थी। फिर सबसे बड़ी दुर्घटना बताई जा रही है अक्टूबर की। चलिए विनय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि मुंबई के ताड़देव इलाके की ये 20 मंजिला इमारत बताई जा रही है, जहां पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये बिल्डिंग ताड़देव इलाके के भाटिया अस्पताल के सामने है। आग को बुझाने के लिए मौके पर 12 दमकल की गाड़ियां पहुंची। इस घटना में कुछ लोगों के झुलसने की खबर है। अस्पताल में इलाज के लिए उन्हें भर्ती भी कराया गया और मिली जानकारी के मुताबिक ये आग सुबह 7:30 बजे के आसपास लगी। आग जिस इमारत में लगी वो करीब 20 मंजिला इमारत बताई जा रही है। घटना के बारे में पता लगते ही दमकल की गाड़ियां वहां पर पहुंच गई, लेकिन जो जानकारी है उसके हिसाब से 7 लोगों की मौत बताई जा रही है। बढ़ते आगे, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह कैराना से बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। तो कैराना में सपा सरकार में पलायन कर गए और बाद में लौट कर आए व्यापारियों के परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री बागपत और शामली जिले के पार्टी के प्रत्याशियों और नेताओं को जीत का मंत्र देंगे। गृह मंत्री के आगमन को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। इससे साफ हो गया है कि बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कैराना पलायन मुद्दे को इस बार भी प्रमुख से उठाने जा रही है। बीजेपी जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर ने बताया कि गृह मंत्री कैराना में मोहल्ला गबन स्थिति 70 साल पुरानी यहां पर स्थित दुकान साधु स्वीट्स पर पहुंचेंगे और वहां पर साल 2014 में बदमाशों के डर से पलायन करने के बाद बीजेपी सरकार में वापस लौटे साधु स्वीट्स के मालिक राकेश गर्ग और अन्य 4-5 परिवारों से भी वो मुलाकात करेंगे। और वहीं चुनाव आयोग आज 5 चुनावी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों और केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के साथ समीक्षा बैठक करेगा। इसमें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी रैलियों पर पाबंदियों को आगे बढ़ाए जाने या फिर रोक हटाने पर फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग को यह बैठक दोपहर 12:30 बजे के आसपास हो सकती है। इस दौरान चुनाव वाले सभी 5 राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा वर्चुअली रूप से चुनाव आयोग के सामने टीकाकरण और कोरोना मामलों की वर्तमान स्थिति प्रस्तुत करेंगे। चुनाव आयोग ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रैलियों और जनसभाओं पर लगी रोक को 22 जनवरी तक बढ़ाया हुआ है। हालांकि आयोग ने राजनीतिक दलों को 300 लोगों या स्थल की क्षमता के 50% के साथ इंडोर बैठकें करने की अनुमति दी है। देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण चुनाव आयोग ने 8 जनवरी को सभी राज्यों में चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए 15 जनवरी तक सभी तरह की रैलियों पर रोक लगा दी थी और सिर्फ वर्चुअल कैंपेन की इजाजत दी गई थी। चुनाव आयोग ने जो दिशा निर्देश जारी किए थे उसके मुताबिक राजनीतिक दलों द्वारा कोई भी पदयात्रा, साइकिल यात्रा या रोड शो निकालने पर रोक है। और उत्तर प्रदेश पुलिस ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में 4 किसानों के खिलाफ 2 बीजेपी कार्यकर्ताओं और ड्राइवर की हत्या के मामले में शुक्रवार को चार्जशीट दायर की। घटना 3 अक्टूबर की है और घटना में कुल 8 लोगों की मौत हुई थी। ये मामले में दूसरी चार्जशीट है। इस केस में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र का बेटा आशीष मिश्र भी आरोपी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मामले में 1300 पन्नों की चार्जशीट दायर की है। किसानों की पहचान गुरविंदर सिंह, कमलजीत सिंह, गुरप्रीत सिंह और विचित्रा सिंह के रूप में हुई है। इसमें से 3 किसानों के खिलाफ धारा 302, 143, 147, 148, 323, 325, 427 और 436 के तहत केस दर्ज किया गया है। वहीं विचित्रा सिंह के खिलाफ धारा 109, 427, 114, 436 और 504 के तहत यह मामला दर्ज किया गया है। मामले में 3 अक्टूबर को अजय मिश्र की गाड़ी से कुचलने के बाद 4 किसानों और 1 पत्रकार की मौत हो गई थी। इसके बाद हिंसा में 3 और लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 2 बीजेपी कार्यकर्ता और 1 ड्राइवर शामिल थे। एक पुलिसकर्मी ने बताया कि जांच में बीजेपी कार्यकर्ता और ड्राइवर की मौत में 3 किसानों का सीधा संबंध पाया गया है। पुलिस ने वीडियो फुटेज, मोबाइल फोन और कॉल डिटेल के रूप में साक्ष्य कोर्ट में पेश किए। और वहीं केंद्र ने अब अपने नए आदेश में कहा है कि कोरोना वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों को महामारी से निजात पाने के बाद अगले 3 महीने तक के लिए एहतियाती खुराक को भी टाल दिया जाए। साथ ही यह भी कहा कि कोरोना से संक्रमित लोगों को रिकवरी के बाद अगले 3 महीने तक कोई भी खुराक न दी जाए।
कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच देश में इस साल की शुरुआत से ही एहतियाती खुराक देने की शुरुआत की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव विकासशील सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को लिखे अपने पत्र में कहा कि कोविड बीमारी वाले पात्र व्यक्तियों को एहतियाती खुराक दिए जाने के संबंध में मार्गदर्शन के लिए विभिन्न क्षेत्रों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि कृपया ध्यान दें कि लैब टेस्ट में कोरोना महामारी से संक्रमित होने की पुष्टि होने वाले लोगों को SARS-2 कोविड-19 से ठीक होने के बाद अगले 3 महीने तक एहतियाती खुराक समेत सभी कोविड टीकाकरण को स्थगित कर दिया जाएगा। बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 25 दिसंबर यानी क्रिसमस के दिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के प्रसार के बीच कोरोना वैक्सीन के एहतियाती खुराक शुरू करने के केंद्र के फैसले की घोषणा की थी। यह फैसला ऐसे समय में किया गया जब ओमिक्रॉन की वजह से देश में महामारी के मामलों में भारी वृद्धि होने और तीसरी लहर को लेकर बड़ी चिंता जताई गई थी। केंद्र ने और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पहले ही अधिसूचित कर दिया कि पात्र लोगों में उन्हें ही वैक्सीन की तीसरी डोज मिलेगी जिन्हें शुरुआती 2 खुराक जिन्होंने अभी तक ले लिए हैं। और देश में जानलेवा कोरोना वायरस महामारी के मामले कल की तुलना में आज घटे हैं। हालांकि कोरोना के सबसे तेजी से फैलने वाले वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 3,37,704 नए केस सामने आए हैं और 488 लोगों की मौत हो गई है। अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 10,050 मामले सामने आ चुके हैं। देश में दैनिक पॉजिटिविटी रेट अब 17.22% है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 21,13,365 हो गई है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,88,884 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 2,42,676 लोग ठीक हुए, जिसके बाद अभी तक 3,63,01,442 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। और अब बात करेंगे मौसम की। राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में कड़ाके की ठंड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। इस बीच शुक्रवार को मौसम विभाग ने कहा कि उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। दरअसल मौसम विभाग ने कहा कि आज यानी 22 जनवरी से पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान में बारिश, ओले और भयंकर ठंड पड़ने जा रही है। ठंड का आलम यह है कि पिछले 1 हफ्ते से दिल्ली वाले लगातार ठिठुर रहे हैं। कहीं अगर यूपी में बात की जाए ठंड की, तो ठंड और कोहरे ने कोहराम मचा रखा है, तो बिहार वाले शीतलहर से कांप रहे हैं। राजस्थान में भी ठंड भयंकर पड़ रही है। तो पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते से हालात क्या हैं। इतनी ज्यादा ठंड है कि लोग ठिठुर रहे हैं, अलाव का सहारा लेने को मजबूर है और साथ ही साथ ट्रेनें जिन्हें रद्द करना पड़ रहा है, अपनी समय से वो देरी से चल रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, कोहरा काफी पड़ रहा है और हालात ये हैं कि लोग अब ठंड की वजह से घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। ये सिर्फ दिल्ली एनसीआर का हाल नहीं है, बिहार की अगर बात कर लें तो वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं, उत्तराखंड की अगर बात कर लें वहां पर भी हालात ऐसे ही हैं, पंजाब हरियाणा का भी माहौल ऐसा ही है। कई राज्यों में अलर्ट भी इसके चलते जारी किया गया है। तो पूरे उत्तर भारत में इस वक्त शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड से लोगों का हाल बेहाल हो चुका है और ठिठुरन की वजह से लोग घरों में दुबके बैठने को मजबूर हैं। और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में शनिवार को भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के मुताबिक AQI 342 दर्ज किया गया। शनिवार सुबह से ही दिल्ली एनसीआर में बारिश जारी है। ऐसे में माना जा रहा है कि बारिश अब दिल्ली वासियों को प्रदूषण में थोड़ी राहत दे सकेगी। पूर्वानुमान के मुताबिक रविवार को भी दिल्ली में बारिश जारी रहेगी और इससे प्रदूषण का स्तर कम होने की उम्मीद है। इससे पहले शुक्रवार की सुबह हवा की गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। दिल्ली का औसत AQI शुक्रवार को 353 दर्ज किया गया।
PM 2.5 प्रमुख प्रदूषण बना हुआ है। सफर के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6:30 बजे दिल्ली विश्वविद्यालय में AQI 336 दर्ज किया गया। वहीं पूसा में 343, लोधी रोड में 336, मथुरा रोड में 369, IIT दिल्ली में 355 और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 366 AQI दर्ज किया गया है। और इसी कारण दिल्ली के कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में दर्ज की गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।